तो चलिए सीधे इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। इतिहास के पन्नों में दर्ज ये एक ऐसी कहानी है जो खौफ, अकल्पनीय साहस और एक अचूक रणनीति से भरी है। जरा कल्पना कीजिए, 15 अगस्त 1971 की रात है। करीब 1 बज रहे हैं। जगह है पूर्वी पाकिस्तान का चटगांव बंदरगाह, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। पूरा शहर गहरी नींद में है और पाकिस्तानी सेना अपने स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबी है। इस पोर्ट की सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि वहां एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। पानी की सतह को चीरती हुई बड़ी बड़ी सर्च लाइट्स और मशीन गन लिए मुस्तैद पहरेदार। वहां अमेरिका और चीन से आए कई विशाल कार्गो जहाज खड़े थे जो हथियारों और गोला बारूद से पूरी तरह लदे थे। लेकिन तभी एक के बाद एक लगातार भयानक धमाके होते हैं। पानी की सतह उबलने लगती है और लोहे के वो विशाल जहाज, जिन्हें डुबाना लगभग नामुमकिन माना जाता था, ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगते हैं। एमवी अल अब्बास जैसा महाकाय जहाज तो बीच से ही टूट जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये जहाज डुबाए किसने। ठीक यही सवाल उस रात पाकिस्तानी सेना को भी पागलों की तरह परेशान कर रहा था। सायरन बजने लगे, पूरी सेना में हड़कंप मच गया। उन्हें लगा कि शायद भारतीय वायुसेना ने रात के अंधेरे में कोई बड़ा हवाई हमला कर दिया है। बस फिर क्या था, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ने आसमान में ताबड़तोड़ आग उगलना शुरू कर दिया। लेकिन आसमान तो बिल्कुल खाली था। फिर उन्हें लगा, हो ना हो भारतीय पनडुब्बियों ने पानी के नीचे से टॉर्पीडो दागे होंगे। उन्होंने तुरंत अपने सोनार चेक किए, लेकिन पानी के नीचे एक भी पनडुब्बी का नामो निशान नहीं था। ना आसमान में कोई दुश्मन था और ना ही पानी के नीचे कोई मशीन। तो फिर ये जहाज कैसे डूब रहे थे? वो कौन था जो उनकी सबसे सुरक्षित जगह पर इतनी बड़ी तबाही मचाकर बिना एक भी गोली चलाए गायब हो गया? ये उनके लिए एक बेहद खौफनाक रहस्य बन गया था। एक हताश भू राजनीतिक पहेली। इस पहेली और गहरे रहस्य को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे मार्च 1971 में जाना होगा, जब पश्चिमी पाकिस्तान की हुकूमत ने ऑपरेशन सर्च लाइट नाम का एक भयानक नरसंहार शुरू किया। जान बचाने के लिए लाखों की संख्या में शरणार्थी बॉर्डर पार करके भारत की तरफ भागने को मजबूर हो गए। अब जरा इस रणनीतिक दुविधा को समझते हैं। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण भारत सीधे तौर पर मिलिट्री इंटरवेंशन यानी युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता था, और दूसरी तरफ लाखों शरणार्थियों का बोझ भारतीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह तोड़ रहा था। कुछ तो करना ही था। ऐसे में एक बात साफ थी, पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी कमजोरी थी उनकी सप्लाई लाइन। उनका सारा तेल, हथियार और राशन समुद्र के रास्ते ही आता था। अगर इन सप्लाई लाइंस को किसी तरह अंदर से ही काट दिया जाए तो दुश्मन खुद ब खुद घुटनों पर आ जाएगा। हमें एक ऐसे गुप्त ऑपरेशन की जरूरत थी जो बिना कोई घोषित युद्ध छेड़े अपना काम कर जाए। और यहीं से जन्म होता है एक ऐसे आइडिया का जो सुनने में तो बिल्कुल पागलपन लगता है। सोचिए, एक तरफ अत्याधुनिक हथियारों से लैस बेहद प्रशिक्षित सेना थी और दूसरी तरफ बिना किसी मिलिट्री ट्रेनिंग वाले शरणार्थी युवा, जिनमें छात्र, किसान और मछुआरे शामिल थे। नेवल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर कैप्टन मिहिर रॉय और एडमिरल एसएम नंदा ने यह साहसिक प्रस्ताव रखा कि इसमें भारतीय नेवी का सीधा इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि इन्हीं आम नौजवानों का इस्तेमाल किया जाएगा। सवाल यह था कि क्या बिना ट्रेनिंग वाले ये लोग इतना खतरनाक नेवल मिशन कर पाएंगे? खैर, कैप्टन रॉय का मानना था कि इन युवाओं के पास एक ऐसा हथियार है जो किसी भी ट्रेनिंग से बहुत बड़ा है, और वो था उनका जज्बा, क्योंकि उन्होंने अपने परिवारों को अपनी आंखों के सामने उजड़ते देखा था। इन अनूठे नायकों की टीम को एक साथ लाना। अब योजना तो तैयार थी। कमांडर एमएन सामंत को इस गुप्त ऑपरेशन का हेड भी बना दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी अड़चन ये थी कि इन कच्चे रंगरूटों को ऐसे ट्रेनर्स की जरूरत थी जो पानी के अंदर की रणनीति और दुश्मन की नौसेना की चालों को गहराई से समझते हों। और ये ट्रेनर्स मिले एक बेहद रोमांचक तरीके से, किसी स्पाई थ्रिलर फिल्म की तरह। मार्च 1971 में फ्रांस के टूलोन शहर में एक पाकिस्तानी पनडुब्बी पीएनएस मैंग्रो खड़ी थी। जब उसमें मौजूद कुछ बंगाली अफसरों ने रेडियो पर सुना कि उनके घर पर क्या कहर टूट रहा है, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा और जानलेवा फैसला लिया। अब्दुल वाहिद चौधरी और उनके 7 साथियों ने पाकिस्तानी नेवी से बगावत कर दी। विदेशी धरती पर जहां खुफिया एजेंसियों का कड़ा पहरा हो, वहां से भागना मौत के मुंह से निकलने जैसा था। लेकिन उन्होंने ये जोखिम उठाया और सुरक्षित भारत पहुंच गए। इस तरह इस असंभव ऑपरेशन को संभव बनाने वाली लीडरशिप टीम पूरी हुई। मास्टरमाइंड से कैप्टन मिहिर रॉय और एडमिरल नंदा। ग्राउंड पर ऑपरेशन को अंजाम देने की जिम्मेदारी थी कमांडर एमएन सामंत की। और इन सबको जोड़ने वाली सबसे अहम कड़ी बने फ्रांस से बगावत करके आए वो 8 जांबाज पनडुब्बी चालक, जो अब
उन शरणार्थी युवाओं के एक्सपर्ट ट्रेनर बन चुके थे। कैंप प्लासी और लिम्पिट माइन। मई 1971 में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भागीरथी नदी के किनारे एक गुप्त ट्रेनिंग कैंप बनाया गया, जिसे कैंप प्लासी नाम दिया गया। यहाँ करीब 400 से 500 नौजवानों को पानी के अंदर घंटों तक बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के सिर्फ एक पतली पाइप के सहारे सांस लेने और तैरने की बेहद कठिन ट्रेनिंग दी जाने लगी। लेकिन इस पूरी ट्रेनिंग का जो सबसे अहम हिस्सा था वो था ये मुख्य हथियार, लिम्पिट माइन। ये एक छोटे कछुए जैसा दिखने वाला विस्फोटक होता है। इसमें बेहद शक्तिशाली चुंबक लगे होते हैं। इसे पानी के अंदर तैरते हुए ले जाना होता है और दुश्मन के जहाज के लोहे के पैंदे पर चिपका देना होता है। ये चुंबक इतना तेज होता था कि एक बार चिपकने के बाद उसे हाथ से निकालना नामुमकिन था। असल में इन युवाओं को खुद ही एक ह्यूमन डिलीवरी सिस्टम बनना था। ये मिशन 4 बेहद खतरनाक स्टेप्स में बटा था। पहला, पानी के नीचे बिना किसी की नजर में आए मीलों तक तैरना। दूसरा, उस भारी चुंबक को जहाज पर चिपकाना। तीसरा और सबसे खतरनाक, सेफ्टी पिन खींचना। पिन खींचते ही एक केमिकल रिएक्शन शुरू होता था। और चौथा स्टेप था तुरंत वहां से भाग निकलना। सबसे डरावनी बात यह थी कि यह केमिकल रिएक्शन पानी के तापमान पर निर्भर करता था। मतलब बम 30 मिनट में भी फट सकता था और 120 मिनट में भी। जरा सोचिए, पानी के अंदर अंधेरे में बम चिपकाना और यह पता होना कि अगर टाइमर जल्दी चल गया तो बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। यह किसी सुसाइड मिशन से कम नहीं था। हमले का संगीतमय सिग्नल। अगस्त आते आते मॉनसून पूरे जोर पर था और ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। इन कमांडोज को मछुआरों के भेष में पूर्वी पाकिस्तान के 4 प्रमुख बंदरगाहों के पास तैनात कर दिया गया था। अब बस एक गुप्त सिग्नल का इंतजार था। संवाद का जो तरीका अपनाया गया वो सच में जीनियस था। कम्युनिकेशन के लिए ऑल इंडिया रेडियो का इस्तेमाल किया गया। 13 अगस्त की सुबह रेडियो पर मशहूर गायक पंकज मलिक का एक बंगाली गीत बजा। आम दुनिया के लिए यह सिर्फ एक मासूम सा गीत था, लेकिन पानी में छिपे कमांडोज के लिए इसका सीधा सा मतलब था स्टैंड बाय। उनके पास हमले के लिए तैयार होने के लिए पूरे 24 घंटे थे। और फिर ठीक अगले दिन 14 अगस्त को जब पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, रेडियो पर पंकज मलिक का ही एक दूसरा गाना बजा। ये वो आखिरी सिग्नल था जिसका मतलब था अटैक। आदेश मिल चुका था कि आज रात ही हमला करना है। तो आइए उस खौफनाक रात की टाइमलाइन को समझते हैं। सिग्नल मिलने के बाद आधी रात को खामोशी से घुसपैठ शुरू हुई। पानी एकदम काला था। कमांडोज ने शरीर पर ग्रीस और तेल लगाया ताकि ठंड से बच सकें और पकड़े जाने पर फिसल सकें। वो सिर्फ एक पतली सी सांस की नली के सहारे पानी की सतह के ठीक नीचे तैर रहे थे, जबकि उनके ठीक ऊपर गश्ती नौकाएं सर्च लाइट मार रही थीं। एक भी बुलबुला उनकी जान ले सकता था। उन्होंने जहाज़ों के नीचे पहुंचकर काई साफ की और लिम्पिट माइंस चिपका दिए। भागने के लिए सिर्फ 45 मिनट का वक्त था और फिर रात 1:45 पर वो पहला ऐतिहासिक धमाका हुआ। इस खामोश युद्ध की विरासत। धमाकों की आवाज़ इतनी तेज थी कि कई किलोमीटर दूर तक खिड़कियां हिल गईं। लगातार धमाके होते रहे। चारों बड़े बंदरगाह धूं धूं कर चल उठे। जो जहाज पाकिस्तान का गुरूर थे वो पानी में डूब रहे थे। तेल फैलने से पानी में ही आग लग गई थी। पाकिस्तानी फौज का मनोवैज्ञानिक आत्मविश्वास पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। इसका नतीजा देखिए, सिर्फ एक ही रात में लगभग 45 बड़े और छोटे जहाज नष्ट कर दिए गए। तकरीबन 1 लाख टन का सामान और हथियार पानी में समा गया। पाकिस्तानी सेना की सप्लाई लाइन का पूरी तरह से गला घोट दिया गया था। ये एक ऐसा झटका था जिससे वो कभी उभर नहीं पाए। और इस ऑपरेशन का सबसे बड़ा नतीजा 16 दिसंबर 1971 को सामने आया, जब जनरल नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर किया। जब सर्दियों में असली युद्ध शुरू हुआ तो पाकिस्तानी सेना पहले से ही हताश और अंदर से खोखली हो चुकी थी। ऑपरेशन जैकपॉट ने महीनों पहले ही उनकी सैन्य रीढ़ तोड़ दी थी। उस ऐतिहासिक सरेंडर की नींव वास्तव में उन्हीं खामोश गोताखोरों ने रखी थी। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। इतिहास की गहराइयों में ऐसे और कितने ही अकल्पनीय साहस के किस्से दबे पड़े हैं। आज उन गुमनाम नायकों को सलाम करने का समय है। कैप्टन सामंत, कैप्टन रॉय, वो 8 पनडुब्बी चालक और वो 500 अनजान युवा जिन्होंने बिना वर्दी के और बिना किसी मेडल की चाह के इतिहास का सबसे खामोश और खतरनाक युद्ध लड़ा। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और ऐतिहासिक तथ्यों को